नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है बीए फर्स्ट ईयर में PS01 सब्जेक्ट कोड है, उसमें हम इकाई 2 राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, जिसमें अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, दर्शनशास्त्र और भूगोल से राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, यानी राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से किस प्रकार से संबंध है। आइए अब परिचय जान लेते हैं इस चैप्टर का जो है। सबसे पहले यहाँ पर दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक जीवन के समस्त आयामों, जिनमें सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसकी जीवन शैली को संपन्न करते हैं। यानी राजनीतिक दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जीवन के समस्त आयाम जो उसकी जीवन शैली को संपन्न करते हैं वो है सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक। मानव जीवन की धुरी इन आयामों की सभी नियामक विषय परस्पर जुड़कर सतत परिचालित है। यानी ये सभी विषय जो हैं जुड़कर एक नियामक विषय को परस्पर रूप से संचालन करते हैं। इस विषय का राजनीतिक इन सभी आयामों को समन्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यानी राजनीति है वो इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समन्वित करने का कार्य करती है। अतः राजनीतिक अध्ययन की विषय वस्तु इन समस्त विषयों को यथेष्ट समृद्ध करती है। यानी इन सभी विषयों को जो है समृद्ध करती है। राजनीतिक अध्ययन की विषय वस्तु है वो इन सभी विषयों को समृद्ध करती है। राजनीति विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता के कारण ही राजनीतिक विज्ञान अध्ययन में प्राचीन काल से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की परंपरा रही है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो, अरसा की रचनाओं में दर्शन व आचार शास्त्र से राजनीति की घनिष्ठता स्पष्ट होती है। मध्ययुगीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन व टॉमस एक्विनास की रचनाओं में धर्मशास्त्र व नीतिशास्त्र के साथ राजनीति की घनिष्ठता प्रकट होती है। 16वीं सदी अर्थात आधुनिक युग प्रारंभ के विद्वान मैकियावेली ने इतिहास को अपने वैचारिक आधार में प्रयोग किया। उसके बाद हॉब्स ने ज्यामिति, यांत्रिकी, चिकित्सा शास्त्र के अन्य तथ्यों व सिद्धांतों का उपयोग किया। वह मॉन्टेस्क्यू ने राजनीतिक व भूगोल की घनिष्ठता को स्पष्ट किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध व 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में राजनीतिक विज्ञान व अन्य समाज विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्वीकारने में बाधा आई, क्योंकि इस काल में विभिन्न विज्ञानों द्वारा अपना पूर्ण स्वतंत्र विज्ञान बनाने पर बल दिया। किंतु 19वीं सदी के मध्यकाल से पुनः इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा तथा समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्ल मार्क्स एवं कॉम्टे ने सामाजिक विज्ञान की घनिष्ठता पर बल दिया प्रमुख समाज विज्ञानों से। तो यहाँ कुल मिला के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में व 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जो अन्य समाज विज्ञान थे वो अपने आप को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में साबित करने में लगे थे। इसलिए राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध था वो प्रॉपर यानी स्वीकार करने में बाधा आई। लेकिन 19वीं सदी के मध्यकाल यानी 19वीं सदी के बीच में जब ये सभी समाज विज्ञानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया तथा समाज विज्ञानों में जो घनिष्ठ संबंध होते हैं इसको कार्ल मार्क्स व कॉम्टे ने सामाजिक विज्ञान की घनिष्ठता पर बल दिया था। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, जिसमें सामान्य परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम एक एक विज्ञान की चर्चा करेंगे अलग से। तो राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, तो देखिए 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही राजनीतिक विज्ञान के अन्य विज्ञानों से घनिष्ठता प्राय निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाने लगी। यानी जो
20वीं सदी का प्रारंभिक काल था उसमें राजनीतिक विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठता है वो निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाने लगी। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद ने अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की अनिवार्यता को स्थापित किया। इस विकास में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों विशेषकर शिकागो स्कूल के राजनीतिक वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा, जिनमें कैटलिन मैरियम, गॉसवेल लासवेल, डेविड ईस्टन, स्टुअर्ट राइस, वियोकी जूनियर आदि ने अनुभव प्रमाणों के आधार पर नर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों को पुख्ता किया। पॉल जेनेट ने लिखा है कि राजनीतिक शास्त्र का राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है। इसका कानून से संबंध है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय, जो कि नागरिकों की आपसी संबंधों को नियमित है। वह इतिहास से संबंधित है, जो इसको आवश्यकता के अनुसार तथ्य देता है। इसका तत्व ज्ञान, दर्शनशास्त्र और विशेषकर नैतिकता या आचार से संबंध है, जो कि इसको सिद्धांत देता है। अतः राजनीतिक विज्ञान के 8 अन्य समाजों से जो संबंध की विस्तार चर्चा है वो हम निरंतर इनमें करते रहेंगे। चलिए अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, यानी राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध समाज तथा व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों से है और इसे धन का विज्ञान भी कहते हैं। यानी इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, धन, इसे धन का विज्ञान भी कहते हैं। और राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, या ये जो है लिखा हुआ गलत है, संबंध है। प्राचीन यूनानी विचारक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय नहीं मानते थे। यानी जो प्राचीन यूनानी विचारक थे वो अर्थशास्त्र को एक फ्रीडम विषय नहीं मानते थे, उसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंग के रूप में करते थे। यानी ये वो नहीं मानते थे कि राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है एक स्वतंत्र विषय है, वो ये मानते थे कि अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक विषय का एक भाग है या अंग है, इसलिए वे अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए अरस्तु की राजनीति नामक एक पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय विचारक भी इसी मान्यता के थे। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में राजनीतिक विचारों के सार्थिक विचार भी मिलते हैं। सह आर्थिक यानी राजनीतिक विचारों के आर्थिक विचार भी मिलते हैं। कौटिल्य ने तो अपनी राजनीतिक संबंधी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र रखा। यानी कौटिल्य ने, जो चाणक्य कौटिल्य था विष्णुगुप्त, उसने अपनी जो पुस्तक लिखी राजनीति से संबंधित, उसमें अपनी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र लिखा। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा या एक भाग या एक अंग के रूप में वो रखने का एक अपना तर्क रखते हैं। और श्री गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा माना जाता था। उसका विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी कारण इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र शब्द प्रकट करता है कि अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के अधीन है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस रखा तथा अर्थशास्त्र को जनता एवं राज्य को समृद्ध करने वाला शास्त्र बताया। मैकियावली, लॉक, मेडिसन, जे.एस. मिल, बेंथम, जे.एस. मिल आदि विद्वानों ने आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों की एक साथ व्याख्या की है। आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हैं जिसके मुख्य कार्य आर्थिक है। 19वीं सदी के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स, 19वीं सदी के महान दार्शनिक कौन थे? कार्ल मार्क्स। उन्होंने अर्थशास्त्र को राजनीति का अंग मानने के बजाय राजनीति अर्थशास्त्र का एक पहलू माना। यानी जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने इसको अंग मानने की बजाय एक पहलू माना है। आज बहुत से देशों में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की एक ही संस्थाएं, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कैनेडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आदि। अतः हम राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की परस्पर अंतर प्रभावशीलता को पृथक उल्लेख करते हुए दोनों विषयों में अंतर स्पष्ट करेंगे। यानी हम जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र
कि कौन कौन से प्रभाव है या कौन कौन से अंतर है, उन्हें देखते हैं। आइए तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान पर अर्थशास्त्र के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है। हर राजनीतिक क्रांति के पीछे आर्थिक कारण रहते हैं। नंबर 3, हर राजनीतिक विचारधारा जैसे उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, फांसीवाद आदि का आर्थिक आधार है। यानी जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हुई है वो एक आर्थिक आधार पर हुई है, इकोनॉमी के आधार पर। मानव तथा समुदायों, ह्यूमन एंड कम्युनिटीज, राजनीतिक व्यवहार आर्थिक कारणों पर आधारित रहता है। राजनीतिक ढांचा आर्थिक संबंधों की छाया के रूप में होता है। राजनीतिक कानूनों तथा नीतियों के पीछे आर्थिक उद्देश्य रहते हैं। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र जैसे राजनीतिक आदर्शों का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर ही किया जा सकता है। यानी स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय एवं प्रजातंत्र जैसे राजनीतिक आदर्शों का मूल्यांकन ही आर्थिक आधार पर किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें नंबर 8 पॉइंट है आपके, दोनों की अध्ययन वस्तु सामाजिक मानव है तथा उद्देश्य मानव तथा समाज का कल्याण है। यानी इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मानव तथा समाज का कल्याण। तो अब देखते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं अर्थशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान का प्रभाव। तो देखिए, केवल राजनीति पर ही अर्थशास्त्र का प्रभाव नहीं बढ़ता है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी राजनीति का प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभाव निम्न हैं। 4 प्रभाव हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर है सरकारों में परिवर्तन। ये क्या है, अर्थशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान का प्रभाव। देखिए, सरकारों में परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध आदि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो सरकारों में जो परिवर्तन होता है, सरकारों का बदलाव होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, युद्ध, ये सब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हालिया उदाहरणों में देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध या इजराइल हमास की जो लड़ाई है, उन युद्धों से क्या हुआ, उन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता हुई है। तो ये जैसे परिवर्तन है होते रहते हैं। जैसे अफगानिस्तान का उदाहरण ले तो वहाँ की सरकार के ऊपर एक प्रकार से तालिबान का कब्जा, ये सब सरकारों में परिवर्तन इस प्रकार से होते रहते हैं। तो ये एक अर्थशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान के प्रभाव पड़ते हैं, यानी उन देशों की इकोनॉमी जो है प्रभावित होती है। नंबर 2 देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, जैसे आर्थिक योजना यानी इकोनॉमिक प्लानिंग राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो एक इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, ये भी पॉलिटिकल एजेंट है। नंबर 3 राज्य उत्पादन वितरण, मूल्य नियंत्रण, मुद्रा व्यापार, श्रमिक पूंजीपति संबंध, बजट, बैंकिंग, आयात निर्यात आदि के मामलों में मुख्य भूमिका निभाता है। ये सब राजनीतिक से प्रभावित होने वाले इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे उत्पादन वितरण, मूल्य नियंत्रण, जैसे किसी वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण करना, ये एक प्रकार से राजनीतिक जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करने वाले हैं। नंबर 4 है आज का राज्य, जैसा गैलबर्ट लिखते हैं औद्योगिक राज्य है, यानी आज का राज्य है वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये गैलबर्ट लिखते हैं। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में अंतर क्या है इसके बारे में। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में अंतर, दोनों विषयों की पारस्परिक अंतर प्रभावशीलता के कारण आज राजनीतिक अर्थशास्त्र का विकास हुआ है, किंतु दोनों विषयों में कुछ समानताओं के बावजूद मौलिक अंतर है। मुख्य अंतर निम्न है, यानी ये दोनों विषयों में कुछ समानताएं होने के बावजूद कुछ मौलिक अंतर भी है। तो कौन कौन से मौलिक अंतर हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, राजनीतिक विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित है, यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वो मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र भौतिक आर्थिक जीवन से संबंधित है। नंबर 2, राजनीतिक विज्ञान का संबंध मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यू से, अर्थशास्त्र केवल मूल्य पर जोर देता है। राजनीतिक विज्ञान है वो मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यू पर जोर देता है, जबकि अर्थशास्त्र केवल मूल्य यानी वैल्यू पर जोर देता है। नंबर 3, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीतिक शक्ति से है यानी पावर से है, अर्थव्यवस्था से है, यानी इकोनॉमी का संबंध इकोनॉमी से है, जबकि राजनीति का संबंध राजनीतिक शक्ति से है।
नंबर 4 राजनीतिक आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है, जबकि नैतिक भी है, किंतु अर्थशास्त्र वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव विज्ञान है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन विषय, प्रकृति, उद्देश्य तथा क्षेत्र की दृष्टि से आधारभूत अंतर भी है। इसलिए लिखा है कि राजनीतिक शास्त्र का राज्य का विज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र जो है वो राज्य का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। विषयों की घनिष्ठता के संबंध में चार्ल्स बियर्ड ने कहा है, तो ये चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, और विषयों की घनिष्ठता के संबंध में चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति अवास्तविकता महत्वहीन रचना मात्र है, यानी अर्थशास्त्र के बिना राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, बिना इकोनॉमिक ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा नीति शास्त्र की। तो आइए देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का नीति शास्त्र से किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान में नीति शास्त्र में परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। मैकेंजी का कथन है कि नीति शास्त्र मात्र आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन है। इस नीति शास्त्र व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, किंतु राजनीतिक विज्ञान राज्य के आचरण से है, तो भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। यानी जो नीति शास्त्र है वो व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, किंतु राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य का विज्ञान है। तो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य का विज्ञान है, जबकि नीति शास्त्र क्या है, मनुष्य के आचरण से संबंधित है, व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। इसका कारण है कि हम राजनीतिक कार्यों का औचित्य निश्चय नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही करते हैं। फॉये का कथन है कि कोई नैतिक दृष्टि से गलत है तो वो राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकती। यानी फॉये ने कहा है कि अगर कोई चीज नैतिक दृष्टि से गलत है फिर वो राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकती। इनकी घनिष्ठता को अभिव्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा है कि धर्महीन राजनीति नहीं है, धर्महीन राजनीति मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा के पतन का कारण बनती है, किंतु वह मैकियावेली जैसे विचारकों का विश्वास है कि राजनीति और नैतिकता में न तो कोई है और न ही होनी चाहिए। तो संक्षेप में इन दोनों विषयों की पारस्परिक प्रभावशीलता को देख लेते हैं। नीचे देखिए कि नीति शास्त्र का राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव, यानी नीति शास्त्र का राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है या किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान नीति शास्त्र का अनुसरण करता है। अत्यंत समय से ही राजनीतिक विज्ञानियों का विचार रहा है कि राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र का अनुचित करना चाहिए। प्लेटो का विचार था कि राजनीतिक विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है और नागरिक को सद्गुणी भी होना चाहिए। अपने राज्य का उद्देश्य नैतिक मूल्यों की प्राप्ति मानना का विचार है। राज्य सज्जीवन की प्राप्ति के लिए मौजूद है। लॉर्ड एक्टन का विचार है कि नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए और यदि नीति शास्त्र से विमुख होती है तो वो स्वयं महत्वहीन हो जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि यदि कोई ऐसा कार्य हो जो मेरे देश के लिए हो किंतु यूरोप के लिए हानिकारक हो, अथवा यूरोप के लिए लाभदायक हो किंतु मानव को हानि पहुंचाने के लिए हो, तो मैं ऐसे कार्य को अपराध समझूंगा। गांधी जी भारत की मानव जाति सेवा के लिए आवश्यक मानते थे। आइए आगे हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान का जो नीति शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखते हैं। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान का नीति शास्त्र पर प्रभाव। राजनीतिक विज्ञान ने नीति शास्त्र को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। राजनीतिक विज्ञान नैतिक जीवन को संभव बनाता है, राज्य शांति व्यवस्था व सुरक्षा की स्थापना करता है, अनैतिक व्यक्तियों के आचरण से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। यदि राज्य इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न न करे तो नैतिक जीवन भी संभव न हो। राज्य वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियां परंपरागत नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रही है और ये समाज की प्रगति में बाधक होती है। राज्य इस प्रकार अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है और उनके स्थान पर वास्तविक व विवेक सम्मत मूल्यों को कानून की मदद से स्थापित करता है। उदाहरण के लिए भारत में छुआछूत के अवास्तविक
नैतिक मान्यता के स्थान पर राज्य के कानून द्वारा सामाजिक समता के विवेक संगत नैतिक मूल्य की स्थापना की है। राज्य नैतिकता का जनक है। प्रत्ययवादी विचारक हीगल व बोसाके का मत है कि राज्य स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप है और वह नैतिकता का स्वयं पालन या अनुसरण नहीं करता, अपितु नैतिकता का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा नीति शास्त्र में अंतर की। तो देखिए, प्लेटो, अरस्तु, फॉय और लॉर्ड एक्टन, हीगल, बोसाके, मॉन्टेस्क्यू, गांधी आदि ने नीति शास्त्र व राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध, घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। वही मैकियावली, बोदी, ग्रोसियस, हॉब्स तथा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी अमेरिकन विद्वानों ने दोनों विषयों के बीच बहुत अंतर माना है। इनमें परस्पर कोई संबंध स्वीकार नहीं किया है। दोनों विषयों में निम्न अंतर है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान की तुलना में नीति शास्त्र अधिक व्यापक है। राजनीतिक विज्ञान मूल रूप से मात्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और वह परोक्ष रूप में नैतिक जीवन से संबंधित है, जबकि नीति शास्त्र संपूर्ण सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। प्रकृति की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान व अधिक वर्णनात्मक व व्यवहारिक है, जबकि नीति शास्त्र अधिक आदर्शात्मक व सैद्धांतिक विषय है। राजनीतिक विज्ञान मूर्त व प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र अमूर्त व अप्रत्यक्ष बातों का अध्ययन करता है। राजनीतिक आदेशों व कानूनों के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रभुत्व शक्ति होती है, किंतु नैतिक मूल्यों व नियमों के पीछे मात्र नैतिक बल होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दोनों विषयों से संबंधों को लेकर विद्वानों में मतभिन्नता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने भी दोनों विषयों की पारस्परिक घनिष्ठता को अपरिहार्य माना है। अतः संतुलित विचार यही है कि राजनीतिक व नीति शास्त्र में अत्यधिक घनिष्ठता है, पारस्परिक, किंतु दोनों विषय पृथक है। अतः दोनों में आधारभूत अंतर भी है। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान तथा इतिहास की। तो आप एक बार इस लाइन को पढ़िए, आपके लिए 1 मिनट का छोटा सा गैप है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का गैप है आपके लिए, तब तक आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिए। 1 मिनट से भी कम है, 30 सेकेंड ही है, तो आप देख लीजिए एक बार इसको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब जानेंगे राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास में क्या संबंध है इसके बारे में। तो देखिए, इतिहास मानव समुदाय, समाज, राज्यों और अन्य संस्थाओं के उदय, विकास तथा पतन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव सभ्यता तथा संस्कृति किन किन दौरों से गुजरी है, क्यों गुजरी है, इसका अध्ययन इतिहास है। इतिहास गुजरे हुए जमाने का आईना है, जिसके द्वारा हम घटनाओं के कारण तथा प्रभाव यानी केस एंड इफेक्ट के बारे में के संबंधों का प्रयत्न करते हैं। इतिहास हमें सामाजिक विज्ञान के नियमों की जानकारी देता है। विज्ञान तथा इतिहास परस्पर पूरक है। सीले के शब्दों में, इतिहास बिना राजनीति की कोई नहीं, राजनीति बिना इतिहास का कोई फल नहीं। फ्रीमैन ने दोनों विषयों की घनिष्ठता को करते हुए कहा है। इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है और राजनीति वर्तमान इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः दोनों विषयों की पारस्परिक प्रभावशीलता का अवलोकन आवश्यक है। तो इसलिए हम देखेंगे कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव है। तो देखिए, इतिहास ने राजनीतिक विज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित किया, देख लेते हैं।
तो देखिए नंबर 1, इतिहास राजनीतिक विज्ञान का आधार है। इतिहास विगत राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का एक ऐसा संग्रह है जिसे राजनीतिक विज्ञान को अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसे इतिहास की धारा नदी के रेत में स्वर्ण कणों की भांति संग्रह करती है। विज्ञान इतिहास का मूल्यांकन अनुभव है जिसे राजनीतिक संस्थाओं के सतत्व में सहायता मिलती है। गैटिल का विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। नंबर 2 पर है, इतिहास राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है। यानी इतिहास जो है वो राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है। अतीत के राजनीतिक कार्यों के परिणाम एवं प्रभाव का विवरण इतिहास में मिलता है। यानी अतीत में जो राजनीतिक कार्य हुए, उनके परिणाम और क्या प्रभाव हुए, इसका जो विवरण है वो इतिहास में मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और भारत की आज़ादी को खतरा हुआ, इसलिए संविधान के केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अतीत के प्रयोग व वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में, भविष्य को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। इतिहास राजनीतिक विद्यार्थी को सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया के लिए अनंत दृष्टि प्रदान करता है। यानी इतिहास जो है राजनीति के विद्यार्थी को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए अनंत दृष्टि प्रदान करता है। अब जानेंगे राजनीतिक विज्ञान का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जान लेते हैं राजनीतिक विज्ञान का इतिहास पर क्या प्रभाव है। तो देखिए राजनीति के बिना इतिहास का अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता। राजनीतिक विचारधाराएं, आंदोलन और क्रांतियां तथा शासन व्यवस्थाएं ही इतिहास के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। राजनीतिक घटनाओं के उल्लेख तथा विश्लेषण के बिना इतिहास में एक सस्ता साहित्य रह जाता है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना तो हो सकता है, ज्ञानवर्धन करना नहीं। अतः राजनीति का इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास में क्या अंतर है। देखिए तो यहाँ पर नीचे अर्नेस्ट बार्नन ने कहा है कि यद्यपि इतिहास व राजनीतिक विज्ञान की सीमाएं आरंभ से अंत तक परस्पर संबंधित है, किंतु वास्तव में दोनों भिन्न स्वतंत्र विषय। अतः दोनों विषयों में मुख्य अंतर निम्न है। देखिए अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से इतिहास का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का सीमित है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, किंतु इतिहास मनुष्य के संपूर्ण जीवन व समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान कालक्रम की दृष्टि से व्यापक है। राजनीतिक विज्ञान न केवल अतीत व वर्तमान का अपितु भविष्य की दृष्टि से भी अध्ययन करता है, किंतु इतिहास मात्र अतीत काल का ही अध्ययन है। नंबर 2, अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहास मात्र वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, किंतु राजनीतिक विज्ञान पर्यवेक्षणात्मक व दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। नंबर 3, प्रकृति की दृष्टि से इतिहास अतीत की वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, अतः उसकी प्रकृति तथ्यात्मक है, किंतु राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति आदर्शात्मक है, क्योंकि ये मात्र अतीत की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, अपितु वर्तमान की समस्याओं पर भी विचार कर भविष्य को उज्जवल बनाने की आकांक्षा रखता है। उद्देश्य की दृष्टि इतिहास का उद्देश्य मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना है, किंतु राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य अतीत के अनुभवों से लाभ उठाकर वर्तमान व भविष्य को अधिक सुखद व लाभदायक बनाना। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दोनों विषय एक सीमा तक एक दूसरे के अनुपूरक व सहायक हैं, उनमें पर्याप्त अंतर भी है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र की। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सभी सामाजिक शास्त्रों की जड़ है। समाजशास्त्र सामाजिक समुदायों, जीवन, विचारों, संगठन इत्यादि का क्रमबद्ध ज्ञान है। ये सामाजिक जीवन के तमाम पहलुओं का अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन के पहलुओं में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलू शामिल हैं। समाजशास्त्र इनके मूल तत्वों का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के जन्मदाता कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभिन्न विषयों में बांटने के बजाय एक ही विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया। यानी 19वीं शताब्दी में
समाजशास्त्र के जन्मदाता कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभिन्न विषयों में बांटने की बजाय एक ही विषय समाजशास्त्र में के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में विभिन्न सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए। समाजशास्त्र से उनका संबंध अवश्य है, क्योंकि हर सामाजिक शास्त्र समाजशास्त्र का ही अंग मात्र है। समाजशास्त्र मानव के राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करता है, क्योंकि ये उसके सामाजिक जीवन का एक पहलू है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र का आपसी संबंध है। राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र के मुख्य प्रभाव निम्न है। जो संबंध राज्य तथा समाज में है, वही संबंध राजनीति तथा समाजशास्त्र में है। राजनीति समाज की सेवा करने वाली, समाज के एक वर्ग की सेवा करने वाली संस्था मानी जाती है और ये समाज के विकास की एक निश्चित दशा में उभरती है। अतः समाज के विकास के नियमों को जाने बिना राजनीतिक विज्ञान का नहीं किया जा सकता है, यानी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 पर है, पिछले 20-25 वर्षों में राजनीति में व्यवहारवाद के विकास के साथ समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान पर काफी प्रभाव बढ़ गया। मानव का राजनीतिक समाज की परिस्थितियां एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार समझने के लिए नागरिकों का राजनीतिक सामाजिकरण तथा समाज की राजनीतिक परंपराएं जानना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति को हद तक राजनीतिक विज्ञान में लगाया गया है। व्यवहारवाद के उदय राजनीति तथा समाजशास्त्र काफी नजदीक आ गए हैं और समाजशास्त्र का प्रभाव राजनीति पर पड़ा है। समाजशास्त्र का राजनीति पर प्रभाव इतना अत्यधिक पड़ा है कि राजनीतिक विज्ञान की एक नई शाखा स्थापित कर ली गई। इसका नाम है राजनीतिक समाजशास्त्र रखा गया है। ये कहा जा सकता है कि आजकल राजनीति का सामाजिकरण और समाज का राजनीतिकरण हो गया। इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। इस मिले जुले रूप का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र पर राजनीतिक विज्ञान के मुख्य प्रभाव क्या है, देख लेते हैं। नंबर 1, आजकल लोक कल्याणकर राज्य का उदय हो जाने की वजह से राज्य तथा राजनीति समाज के प्रत्येक क्षेत्र में घुस गई है। समाज के सारे सवाल, सारे पहलू किसी न किसी रूप में राज्य तथा राजनीति से जुड़ गए। समाज की हर संस्था राजनीति से प्रभावित होता है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र से गहरे प्रभावित होता है। समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के बिना अधूरा है, क्योंकि आज समाज की हर गतिविधि राजनीति से प्रेरित रहती है। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति, संगठन व कार्य आदि का ज्ञान समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से ही करता है। अब बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर की। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर क्या है। प्रोफेसर केटलेन का कथन है कि राजनीतिक विज्ञान तथा अभिनय और कसा में एक वस्तु के दो पहलू है, किंतु विद्वानों का विचार है कि दोनों शास्त्रों में अंतर है। दोनों विषयों में मुख्य अंतर निम्न है। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों विषयों में कौन कौन से अंतर है। तो देख लेते हैं दोनों विषयों में क्या क्या अंतर है। तो नंबर 1 देखिए, समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यापक है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक पहलू का अध्ययन अधिक गहराई करता है, जबकि समाजशास्त्र का विषय मूलभूत विषयों तक ही सीमित है। समाजशास्त्र संगठित तथा असंगठित सभी प्रकार के समूहों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से संगठित समूहों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मूलतः एक वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि राजनीतिक विज्ञान वर्णनात्मक होने के साथ ही आदर्शात्मक विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र मात्र अतीत तथा वर्तमान का ही अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान भविष्य का भी अध्ययन करता है।
वह यह भी विचार करता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। नंबर 5 है समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से अधिक पुराना है क्योंकि यह मानव के ऐतिहासिक विकास तथा समाज के उदय का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक प्राणी का ही अध्ययन करता है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में जहाँ घनिष्ठ संबंध है वहीं स्पष्ट अंतर भी है। उनकी पारस्परिक घनिष्ठता का संबंध गिंडिक्स ने कहा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति राजनीतिक शास्त्र पढ़ना वैसा ही है जैसा न्यूटन की गति के स्कदी नियमों से अनजान व्यक्तियों को अंतरिक्ष विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, उष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान की। तो प्रसिद्ध विद्वान स्काउट ने मनोविज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने तथा इच्छा करने की योग्यता प्रदान करती है। और मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव के बारे में हर ज्ञान का संबंध मानव के दिमाग, व्यवहार तथा सामाजिक परिस्थितियों से मनोवैज्ञानिक मानव की भावनाओं यानी सेंटिमेंट्स, मनोवेगों यानी इमोशंस, वृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट आदि का अध्ययन भी करता है। अतः राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान में स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ संबंध है। इस घनिष्ठता को बेजहॉट ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स 1873 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। हेराल्ड लासवेल ने मनोवैज्ञानिक के तत्वों को राजनीतिक के अध्ययन में प्रयोग किए जाने पर बल दिया तथा इसे राजनीतिक मनोविज्ञान का नाम दिया। वर्तमान समय में लिबॉन, मैक्यूगल, ग्राहम वालास, टार्डे, दुर्खिम आदि विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान की पारस्परिक घनिष्ठता को आवश्यक माना है। 1905 में पावलोव और वाटसन, डाइक आदि ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय से ये दोनों विषय और करीब आए। अब बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान पर मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान पर प्रभाव। नंबर 1, वर्तमान राजनीति विज्ञानी मानते हैं कि मनोविज्ञान वास्तविक अर्थों में राजनीतिक को आधार प्रदान करता है। 22 का कथन है कि राजनीतिक विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है, अर्थात राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वहीं नेतृत्व एवं शासन जनता में प्रभावशाली हुआ जिसे राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग किया। इस दृष्टि से हिटलर, मुसोलिनी, अतातुर्क, कमाल पाशा, महात्मा गांधी आदि की सफलता का रहस्य यही है कि वे अपने राष्ट्र की जनता के मनोविज्ञान को समझते थे। राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए वर्तमान राजनीति विज्ञानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर जोर देने लगे। मनोवैज्ञानिक पद्धति बताती है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के पीछे बुद्धि, तर्क व विवेक के स्थान पर अबुद्धिवादी भावनाओं, आदतों, प्रवृत्तियों तथा अनुकरण व संकेत आदि के तत्वों का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक इन निष्कर्षों का प्रयोग प्रमुख रूप से राजनीतिक प्रचार व चुनाव के रूप में किया है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जनता में उत्साह बनाए रखने का उद्देश्य मनोविज्ञान का कुशलतम प्रयोग किया था। ये विश्वास किया था कि जब नीतियां शासन की नीतियां जनता के मनोविज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती है तो जन असंतोष जन्म नहीं लेता और क्रांति की संभावना भी सीमित हो जाती है। फ्रांस की क्रांति 1790 तथा बांग्लादेश के निर्माण के पीछे संबंधित शासकों द्वारा जनता के मनोविज्ञान की उपेक्षा नहीं थी। अब बात करते हैं मनोविज्ञान पर राजनीतिक विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए नंबर 1, राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान को राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रदान करता है जिससे मनोविज्ञान और समृद्ध होता है। राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का उसकी जनता के सोचने, विचारने व कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अधिनायकवादी राज्य में जनता के मनोविज्ञान के क्रूर पक्ष उभरते हैं, किंतु प्रजातंत्र राज्य में उदारवादी तत्व प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व नाजी जर्मनी,
फासिस्ट इटली व जापान की अधिनायकवादी व्यवस्थाओं ने इन देशों की जनता को साम्राज्यवादी व युद्ध प्रिय बनाया था, किंतु आज इन राज्यों में जनतंत्र है और इनकी जनता शांति प्रिय व मानवतावादी। अब बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान में अंतर। तो देखिए, अब बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान में अंतर। मुख्य अंतर क्या है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे उसका संबंध किसी भी सामाजिक शास्त्र से हो या राजनीतिक विज्ञान बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रकृति की दृष्टि से मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है, किंतु राजनीतिक विज्ञान यथार्थवादी विज्ञान होने के साथ आदर्शवादी भी है। मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से विचार करता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति क्या थी, क्या है वह, किंतु ये वह विचार नहीं करता कि क्या होना चाहिए। किंतु राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जीवन के संदर्भ में न केवल ये विचार करता है कि वह क्या था और क्या है, अपितु ये विचार करता है कि उसे क्या होना चाहिए। आधारभूत नंबर 3 है आधारभूत धारणा की दृष्टि से। देखिए, मनोविज्ञान मनुष्य को भावनाओं की आवेग संवेग से संचालित मानता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान मनुष्य को मूलतः बुद्धि संपन्न विवेकशील एवं सभ्य प्राणी बनाता है। अब बात करते हैं विकास की दृष्टि से नंबर 4। तो राजनीतिक विज्ञान अति प्राचीन विषय है, उसका पर्याप्त विकास भी हो चुका है, किंतु मनोविज्ञान एक नरवान यानी नया विषय है। मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार ये अपने विकास की बाल्यावस्था में ही है। तो देखिए, उपरोक्त विवरण से दोनों विषयों के घनिष्ठ संबंध तथा आधारभूत अंतर स्पष्ट हुए हैं। दोनों विषयों की घनिष्ठता की सीमा है। मॉरिस जिन्सबर्ग ने राजनीतिक में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में भ्रष्ट राजनेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी लाइन है, मॉरिस जिन्सबर्ग की ये सबसे अच्छी लाइन है कि प्रजातंत्र में जो भ्रष्ट राजनेता है वो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी का क्या संबंध है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी का क्या संबंध है। तो कुछ लोगों को राजनीतिक और सांख्यिकी बिल्कुल विरोधी और एक दूसरे के क्षेत्र में दिख सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार एक अनिश्चित मत का क्षेत्र है, दूसरा सुनिश्चित मापन का क्षेत्र, और इन दोनों के बीच एक बड़ी अलंघनीय खाई है, यानी जिस खाई को लांघा नहीं जा सकता। फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई शताब्दियों राजनीतिक और सांख्यिकी घनिष्ठ रूप से संबंध रही है। प्लूटो ने यह उद्घोषित किया है कि आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या 5040 होनी चाहिए, क्योंकि वह संख्या 59 भाजकों द्वारा पूरी विभाज्य है और इस प्रकार उसमें मांत्रिक गुण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि निरंकुश शासक न्यायशील शासक से 729 गुना कम सुखी है, क्योंकि ये संख्या 9 की धन है, क्योंकि विवेक, साहस और संयम के 3 गुणों की विकृति है वो निरंकुशता है, इसलिए निसंदेह धन निसंदेह प्राप्त होता है। प्लूटो के मस्तिष्क में किसी गणित के क्रियाशील होने का एक उदाहरण है। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में अन्य दृष्टियों से ज्ञानी और सूक्ष्मदर्शी बोधी ने भी राजनीतिक निष्कर्षों के समर्थन में अंकों का रहस्यवाद का अवलंबन किया है। तो देखिए, विश्व के इतिहास में सांख्यिकी मापन का उद्भव विश्व के विज्ञान में सांख्यिकी मापन का उद्भव अपेक्षाकृत हाल का है और विशेषकर 19वीं सदी की देन है। आधुनिक सांख्यिकी प्रविधियों का प्रारंभ सामान्यतः प्रसिद्ध बेल्जियम अध्येता अडोल्फ क्विटिले से माना जाता है, जिन्होंने अध्ययन के क्षेत्र में आधुनिक प्रेरणात्मक मापन की नींव डाली। शासन के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग लोकवित्त के विकास के साथ विकसित हुआ है। वस्तुतः सांख्यिकी का प्रयोग में राजनीतिक सभी समाज विज्ञानों में प्रथम थी। सैन्य संगठन की आवश्यकताओं के साथ, करारोपण की मांग के साथ, जनसंख्या के आकलन के प्रयोग की जानकारी के साथ, निर्वाचन संबंधी युक्तियों के उद्भव के साथ, लागत लेखा विधि द्वारा शासकीय क्रियाकलापों के मापन के साथ राजकीय सेवा का शीघ्रता से विस्तार हुआ। राजनीतिक, आर्थिक, अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मानव में राज्य की अभिरुचि का श्रेष्ठ उदाहरण जनगणना है। यह अभिरुचि शासन में विज्ञान के प्रादुर्भाव की दिशा में एक लंबे कदम की द्योतक है। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के विकास के साथ साथ
शोध में सांख्यिकी का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया है। उच्च स्तरीय गणितीय सांख्यिकी और कंप्यूटरों के अधिक संख्या में प्राप्त होने से नए क्षेत्रों में शोध करने में बहुत अधिक ठस मिली है। परीक्षण यंत्र, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सांख्यिकी विश्लेषण प्रयोगशालाओं में छोटे किए जाने पर गणितीय प्रारूप और परीक्षण जैसे तकनीकी आविष्कार अब राजनीतिक विज्ञान व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने लगे। आगे बात करें अगर सांख्यिकी और राजनीति की, तो राजनीति में गणित और सांख्यिकी के बढ़ते हुए प्रयोग से चिंतित कतिपय आलोचकों का मत है कि क्या परिणात्मक मापन के बीच रहकर राज सिद्धांत, शब्दावली और प्रविधि की चकाचौंध में धुंधला न हो जाएगा, जो वस्तुतः पूरी तरह प्रयोग में न की जा सके। हो सकता है कि एक और हम गणितीय सुनुशीलता भी न पा सके, दूसरी ओर दार्शनिक अनुशीलन भी हाथ धो बैठे। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि मापन सामान्य निरीक्षण या धारणा पर आधारित मत को बहिष्कृत करने में सहायक होता है। मापन तथ्य प्रेक्षित करता है जिनको लेकर अपेक्षाकृत कम विवाद हो सकता है। संक्षेप में राजनीति अनुभव सिद्ध रीति से हटकर अधिक सुनिश्चित मापन की और कला से हटकर विज्ञान की ओर अग्रसर होने की सामान्य समस्या का सामना कर रही है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र की। तो देखिए, दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति और उसके मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है। ये उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि और जीवन और जगत के संबंध में किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विश्व उस विश्व का ही भाग है जिसकी प्रकृति और जिसके मूल की खोज अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से दोनों विषयों में परस्पर संबंध होना है। तो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पारस्परिकता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 है उद्देश्यों की समानता। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है, इन सब के मूल में क्या है। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप तथा उसकी मूल की खोज करना है। ये दोनों विषय अध्ययन विषय की मूल तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार दोनों विषयों का उद्देश्य समान है, अध्ययन के स्वरूप की समानता। अब दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति का, उसका मूल तत्व, चेतन, अचेतन, द्वैतवाद आदि अध्ययन विषय में प्रमुख तत्व है। यद्यपि राजनीतिक विज्ञान का समस्त अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है, पर आज राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक राजनीतिक के अध्ययन पर बल दिया जाता है। लेकिन आज भी सैद्धांतिकता अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का ही एक प्रमुख भाग बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि, संप्रभुता और ऐसी अनेक राजनीतिक धारणाओं और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इस विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अब नंबर 3, अध्ययन की पद्धति की समानता। तो देखिए, दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, राजनीतिक विज्ञान 2 अध्ययन पद्धतियां हैं। पहली अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति, दूसरी दार्शनिक पद्धति जिसका प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हिगल, ग्रीन तथा बोसा के आदि ने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। अतः दोनों में ये पद्धति समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र में अंतर की। तो दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन, जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र मुख्य रूप से मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। नंबर 2 देखिए, दर्शन शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, किंतु राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अध्ययन और तथ्यात्मक विश्लेषण भी उसकी प्रकृति का प्रमुख अंग है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार, अमूर्त व अप्रत्यक्ष है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक विज्ञान तथा भूगोल का क्या संबंध है। तो देखिए, भूगोल का संबंध भूमि, बल, वायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी तथा पहाड़ इत्यादि से होता है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। राज्य के निर्माणकारी तत्वों में भूखंड अर्थात पृथ्वी तथा जलवायु होते हैं। अतः भूगोल और राजनीतिक विज्ञान परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। राजनीतिक विज्ञान भूगोल की पारस्परिकता। अरस्तु ने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया कि जलवायु, भूमि,
समुद्री तट, पहाड़ और नदियां, खाड़ियां और राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ देती है। बोधी ने राजनीतिक विज्ञान की भूमि के संबंध में घनिष्ठता पर बल दिया है। मॉन्टेस्क्यू का कथन है कि ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। रूसो ने 18वीं शताब्दी में जलवायु तथा सरकार में संबंध स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त होती है। थॉमस वक्त के अनुसार किसी देश के लोगों के चरित्र और उनके राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उनकी भौगोलिक एवं भौतिक है। ब्लंटसली राइटर के अनुसार मैकाइवर आदि आधुनिक विद्वानों ने भी राजनीतिक जीवन पर परिस्थितियों के प्रभाव के महत्व को स्वीकार किया है। तो देखिए, किसी भी देश की, समाज की राजनीतिक समस्याओं के जीवन को समझने के लिए भूगोल को पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल राष्ट्र की गृह नीति तथा विदेश नीति को प्रभावित करता है। अमेरिका तथा रूस की राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि का कारण है कि उनकी प्राकृतिक संपदा और विभिन्न पदार्थ का बहुतायत रहा है, यानी वहां पर समृद्ध रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति, खनिज पदार्थों की बहुतायत, पेट्रोल के विशाल भंडार के कारण आज पश्चिमी एशिया के देश राजनीतिक के केंद्र बन गए। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति भूटान और नेपाल जैसे देशों का राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा होना साधनों की दृष्टि से उनके असंपन्न होने के कारण है। भूगोल की बढ़ते महत्व के कारण भू राजनीति नाम के एक नए विषय का निर्माण हुआ है जो भौगोलिकता के राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान में अंतर। तो देखिए क्या क्या अंतर है। सबसे पहले विषय वस्तु में अंतर। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार, विधि, व्यक्ति, राजनीतिक व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है प्रकृति में अंतर है। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, राजनीतिक तथ्यों के साथ साथ आदर्श को भी चित्रण करता है। नंबर 3 है निश्चितता में अंतर। भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता रहती है, जबकि राजनीतिक विज्ञान अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये था आपकी चैप्टर, इसका सारांश क्या है इस चैप्टर का टोटल, वो भी हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र के पारस्परिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है। कोई भी एक समाज विज्ञान समाज का एक उचित व समग्र अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि समाज तथा सामाजिक विज्ञान हर पहलू आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि उन्हें अलग अलग करके अध्ययन करना असंभव है। इसलिए तमाम समाजशास्त्र आपस में संबंधित है। अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति ने फिर समाजशास्त्र के इस संबंध को उभार दिया है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक नैतिकता, पॉलिटिकल मॉरलिटी, राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक समाजशास्त्र यानी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक मनोविज्ञान यानी पॉलिटिकल साइकोलॉजी और राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी आदि विभिन्न राजनीतिक विज्ञान की नई शाखाओं का खुलना इस मत का प्रतीक है कि राजनीतिक विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना नहीं चल सकता है। नई समाज विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के संबंध विच्छेद कर सकते हैं। समाज के जटिल संगठन का अध्ययन समाज विज्ञानों की आपसी एकता तथा आदान प्रदान से ही किया जाता है। गार्डनर ने भी कहा है कि हम एक दूसरे सहायक विज्ञानों या विषयों के बिना राज्य की तथ्यात्मक घटनाओं को पूर्णतः एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक को पर्याप्त मात्रा में नहीं समझ सकते हैं। ये चैप्टर था और ये इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सार था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कीमती सुझाव दे सकते हैं। आपको आगामी किस टाइप की वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए उससे संबंधित भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।